नमस्कार दोस्तों चलें कुछ लाइब्रेरी चलें, आपको लाइब्रेरी ले चलें। आपको मैं याद भी कराना चाहता हूँ कि पिछली बार कब ऐसा हुआ था जब आप लाइब्रेरी में गए थे। मेरे ख्याल में आपको याद भी नहीं होगा, लेकिन लाइब्रेरी नाम की चीज़ आज भी है। ये अलग बात है कि उसका स्वरूप इतना बिगड़ गया है कि उसको संभालना बहुत ही मुश्किल है। मित्रों, हमारे देश में कोई ऐसा नहीं है कि लाइब्रेरियां कम हैं। बड़ी लाइब्रेरियों में भी जो संख्या है वो 55,000 के लगभग है। 94,856 का आंकड़ा दिया गया था और उसके बाद कुछ वृद्धि भी हुई है। लेकिन वृद्धि किस तरह से होती है, इस बात का मैं आपको एक नमूना देता हूँ। उत्तर प्रदेश ले लीजिए। कहा ये जाता है कि वहाँ इतनी ज़्यादा लाइब्रेरीज़ हैं और लाइब्रेरीज़ का जो बजट है वो भी 22 करोड़ के आसपास है। 22 करोड़ रुपया वहाँ की सरकार ने अपने बजट में पुस्तकालयों के लिए रखा हुआ है। लेकिन 22 करोड़ का जब ब्रेकअप होता है तो उसमें ये पाया जाता है कि 20 करोड़ 58 लाख सिर्फ सैलरीज़ और मेंटेनेंस और फाइलों पे, और बाकी 1 करोड़ रुपया रोती बिलखती किताबों के लिए है। रोती बिलखती किताबें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज एक पूरी साइंस, लाइब्रेरी साइंस के प्रति हम लोग पूरी तरह से जागरूक होते हुए भी कितने ज़्यादा सोए हुए हैं और सुप्तावस्था में हैं। हमें पता ही नहीं है कि लाइब्रेरी की अहमियत क्या होती है। मित्रों, एक वक्त था जब लोगों की पहली जो थी पसंद वो होती थी, जो लोग अखबार नहीं ख़रीद सकते थे वो लाइब्रेरी में जाकर रीडिंग रूम में लगे हुए बड़े खूबसूरती से सजाए हुए स्टैंड के ऊपर अखबारों को पढ़ लेते थे और उसके बाद अपने काम पे चले जाते थे। और जितने बुज़ुर्ग थे दोपहर के बाद उनकी बारी आती थी, वो धूप सेकने के बहाने सर्दियों में और गर्मियों में किसी छाँव के बहाने खुले माहौल में, क्योंकि लाइब्रेरियाँ अक्सर खुले माहौल में ही ज़्यादातर बनी हुई हैं, वहाँ ताज़ी हवा के साथ वो बैठकर, झोंके के साथ बैठकर वो अपना अखबार भी पढ़ लेते थे और कुछ मैगज़ीनें भी पलट लेते थे और इस तरह से अपना वक्त अच्छा काट लेते थे। इसका फ़ायदा मित्रों ये होता था कि वे लोग घर की चारदीवारी और घर की जो बहस मुबाहिसे और फजूल के जो तनावपूर्ण माहौल के जो छोटे छोटे मामले होते हैं उनसे दूर हटकर किताबों और उनके नज़दीक चले जाते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे इनकी अहमियत समाप्त होती गई और समाप्ति का अब कगार ये है कि हमारी देश की सबसे बड़ी लाइब्रेरी इस वक्त ये माना जाता है कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कलकत्ता का राष्ट्रीय पुस्तकालय सबसे बड़ा माना जाता है। और वहाँ जो है पुस्तकों की तादाद भी तकरीबन 2.5 लाख से ज़्यादा जो है वो उनकी एंट्रीज़ हैं और सभी लगभग पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों की एक प्रति या 2 प्रतियां उस लाइब्रेरी में भेजना एक अनिवार्य शर्त भी है, कानूनी भी प्रावधान है उसमें। अब ये बात अलग है कि लोग नहीं भेजते, लेकिन एक नियम है। और इस दिशा में थोड़ा सा बहुत सारी पुस्तकालय जो ऐसे हैं जिनमें जो ख़रीद है पुस्तकों की उन्होंने तय कर रखी है। राम मोहन लाइब्रेरी की एक संस्थान है बहुत बड़ा, राजा राम मोहन के नाम से बना हुआ, और उसमें यह है कि जो भी प्रकाशन आपका हो उसकी 14 प्रतियां वो ख़रीद लेते हैं, बशर्ते कि वो जो आपका प्रकाशन है वो अश्लील नहीं है, वो राष्ट्र विरोधी नहीं है और उसमें कोई जो मानदंड हैं, मिनिमम एक अच्छी पुस्तक के न्यूनतम जो मानदंड हैं उनसे नीचे गिरा हुआ मानदंड नहीं है। ऐसी पुस्तकों की वहाँ पर एक स्थायी रूप से एक प्रावधान रखा हुआ है कि ये बजट इसीलिए है कि जो भी नया प्रकाशन आए, चर्चित प्रकाशन ISBN नंबर वाला हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो चर्चित हो, और चर्चित प्रकाशन की कुछ निर्धारित संख्या में प्रतियां वो लाइब्रेरी ख़रीद लेती हैं। और ऐसे ख़रीदने वाले संस्थान कुछ और भी हैं, क्योंकि जो नए प्रकाशक हैं या जो पुराने प्रकाशक भी हैं वो भी समझते हैं कि अगर हमारी 100-150 प्रतियां निकल जाएं ऐसे पुस्तकालयों में या ऐसी योजनाओं में, तो कम से कम हमारा जो खर्च है, दाना पानी जो हमने खर्च किया है वो तो निकल आएगा। अब दिक्कत यह है कि हम इन चीज़ों के बारे में संवेदनशील नहीं रहे, सेंसिटिव नहीं रहे। और सेंसिटिविटी की ये स्थिति मित्रों भारत पाक विभाजन के बाद शुरू हो गई थी। सबसे पहले जो पुस्तकों का बंटवारा शुरू हुआ नेशनल लाइब्रेरी में तो पुस्तकें कम बटीं, लेकिन जो मुंबई की जो थी लाइब्रेरी, अब मुंबई कहा जाता है,
वो सबसे बड़ी मानी जाती थी और उसमें भी पुस्तकों का विभाजन। फिर उसके बाद दिल्ली में, नई दिल्ली में जितने भी पुस्तकालय थे उनकी पुस्तकों का विभाजन। फिर उसके बाद सरकारी विभाग जो थे उनमें जो लाइब्रेरीज़ थी उनका विभाजन। और विभाजन इतनी बेरहमी से हुआ था मित्रों, मैं आपको मिसाल के तौर पर बता दूं कि जैसे ब्रिटानिया की वो सबसे बड़ी एक मानी जाती है, ब्रिटानिका का जो ग्रंथ है वो सबसे बड़ा माना जाता था। तो वो जब उसकी बंटवारा करने लगे तो उसके कुछ खंड जो हैं वो बीच में काट दिए गए कि आधे खंड पाकिस्तान, आधे खंड हिंदुस्तान। अब आधे आधे खंडों के आधार पर आप क्या, लेकिन बेरहमी से हर काम उस वक्त बेरहमी से हुआ। और ये बेरहमी जो है ये उत्तर भारत में और बम्बई वगैरह में भी बड़ी साफ साफ नज़र आई। सिर्फ जो पुस्तकालय बचे उस बंटवारे में वो थे दक्षिण भारत के, क्योंकि दक्षिण भारत की पुस्तकों या प्रकाशनों का पाकिस्तान सरकार से कोई वास्ता ही नहीं था, ना वो दिलचस्पी रखते थे, ना उन्होंने बांटने की मांग की। तो वो कम से कम तमिल की, तेलुगु की, कन्नड़ की, मलयालम की, इवन बंगला की भी बहुत सारी पुस्तकें ये बच गईं। यद्यपि बंगला की पुस्तकों का भी कुछ भाग उस वक्त पाकिस्तान को दे दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान का जो एक क्षेत्र था जिसे वो पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, आज बांग्लादेश है, वहाँ बंगला भाषा की, बंगला साहित्य की बड़ी मांग थी। लेकिन इसके अलावा फिर भी दक्षिण भारतीय की भाषाओं का साहित्य बचा रहा। लेकिन जहाँ बेरहमी ज़्यादा शिद्दत से उभर कर सामने आई वो तो जैसे पुणे का पुस्तकालय था। पुणे में बहुत सारे संस्थान ऐसे थे जहाँ रामायण और महाभारत, रामचरितमानस भी और वाल्मीकि रामायण भी और महाभारत के पुराने संस्करण जो सबसे पहले देश में मुद्रित अवस्था में आए थे, या कुछ पांडुलिपियाँ, वो सारी की सारी पांडुलिपियाँ वो नष्ट कर दी गई दंगों में। सबसे बड़ी क्षति ये होती है कि जब आपके पुराने ग्रंथ जिनके आधार पर आप मूल्यांकन करते हैं कि इनका प्रकाशन कब हुआ था, वो सारे के सारे अग्नि की भेंट चढ़ गए और लोगों ने आगजनी में पुस्तकों को सबसे पहले फेंकना शुरू किया। तो ये एक बहुत दुखद बात थी और ये दुखद अध्याय था भारत पाक विभाजन का। लेकिन उसके बावजूद मित्रों बहुत सारी लाइब्रेरीज ऐसी भी रहीं, जैसे लाहौर की लाइब्रेरी, वो सुरक्षित फिर भी रह गई। वहाँ का पंजाब विश्वविद्यालय जो लाहौर है, वहाँ अब भी हिंदी और संस्कृत की पांडुलिपियाँ असंख्य पड़ी हुई हैं, जो स्वयं मैंने भी देखी हैं और मुझे देखने का अवसर मिला। और मुझे बताया गया कि कुछ एक विद्वान हैं जो ऐसे जो कोशिश करते हैं कि इनका मूल्यांकन या इनकी डिजिटलाइजेशन करवा ली जाए, ताकि कल को अगर 4 पैसे की आमदनी भी होनी है तो हमें हो जाएगी। उनके सामने सारे दृष्टिकोण थे, नज़रिए थे। दूसरा ये है कि इसी बहाने से ये पुराने जो रिकॉर्ड हैं ये डिजिटलाइज होकर सुरक्षित हो जाएंगे। और इन बातों को लेकर वहाँ तो कुछ निर्णय हुए, लेकिन उसके बरक्स, उसकी तुलना में भारतीय क्षेत्रों में विशेष रूप से मैं बताऊंगा आपको कि बहुत सारे ऐसे पुस्तकालय थे जो नष्ट हो गए। होशियारपुर का पुस्तकालय हमारा बहुत प्रतिष्ठित माना जाता था, स्वामी विश्वेश्वरानंद संस्कृत विद्यापीठ, और बहुत सारे ऐसे संस्थान थे जिनमें पुस्तकें थीं, लेकिन पुस्तकें धीरे धीरे गायब होने लगीं और पुस्तकें रोती बिलखती किसी या तो आग की भेंट चढ़ गईं या फिर जल में बहा दी गईं। तो ये सिलसिले मित्रों बहुत ही गलत किस्म से हमारी सभ्यता का मजाक उड़ाते रहे, हमारे जीने की शैली का। और अब ये स्थिति है कि सरकारें थोड़ी सी जागरूक हुई हैं, हलचल हुई है कि नए सिरे से पुस्तकालय स्थापित किए जाएं, रीडिंग रूम बनाए जाएं, और उसमें कुछ जो अच्छे प्रकाशन हैं उनकी मुद्रित या उनकी जो टाइप शुदा जो कंप्यूटर से उनकी प्रतियां को लेना चाहे तो थोड़ा सा शुल्क अदा करके वो ले सके, इस बात के प्रावधान किए जा रहे हैं। चलिए, देर सवेर कुछ जागृति आती है तो अच्छी बात है। इसका ताल्लुक़ हमारी तहज़ीब, सभ्यता, संस्कृति से है। शुक्रिया दोस्तों।